सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ममता चौरसिया। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। धीरेन्द्र महिला पीजी कॉलेज में न्यू मीडिया ट्रेड्स एवं चैलेंज विषय पर संगोष्ठी आयोजित। आगामी त्योहारों को देखते हुए नगर निगम ने अतिक्रमण के खिलाफ कड़ा शिकंजा अपनाया। लंका क्षेत्र में नगर निगम ने अतिक्रमणकारियों के खिलाफ चलाया अभियान। बीएचयू परिसर में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बाद भी चोरों ने दिखाई दुस्साहस। चंदन के 3 पेड़ को काटकर ले गए, परिसर में मची हड़कंप। और कैंट रेलवे स्टेशन पर यार्ड रिमॉडलिंग का कार्य पहुंचा अपने आखिरी चरण में। आगामी 15 तारीख से फिर से सुचारू रूप से सभी ट्रेनों का आवागमन हो जाएगा प्रारंभ। और अब खबरें विस्तार से। बीएचयू क्षेत्र में कड़ी सुरक्षा के बाद भी चोरों ने चोरी को अंजाम दिया। चंदन के 3 पेड़ों को काटकर चोर लेके 9-2-11 हो गए, जिससे परिसर में हड़कंप मच गया। बीएचयू परिसर में चप्पे चप्पे पर सुरक्षा कर्मी तैनात रहते हैं। बावजूद आयुर्वेद संकाय के द्रव्य गुण विभाग स्थित उद्यान से चंदन के 3 पेड़ काटकर चोर बाहर ले भागे। यह पूरा मामला सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया है। सुरक्षा कर्मियों को इसकी भनक तक नहीं लगी। इसकी कीमत लाखों में बताई जा रही है। मामला सार्वजनिक होने के बाद इस बारे में चर्चाएं तेज हो गई। मामला संज्ञान में आने के बाद पुलिस और चीफ प्रॉक्टर सहित प्रॉक्टोरियल बोर्ड की टीम ने मौके की तहकीकात की और सीसीटीवी कैमरे में पूरा मामला कैद हो गया है। अब प्रॉक्टोरियल बोर्ड की टीम और विभाग के लोगों द्वारा चोर की पहचान कराई जा रही है। विश्वविद्यालय की ओर से दी कि लिखित शिकायत के मुताबिक सुबह करीब 6:15 पर चौकीदार ने कंट्रोल रूम को जानकारी दी कि विभाग की 3 बेशकीमती पेड़ गायब हो गए हैं और मौके पर उनकी लकड़ियां भी नहीं हैं। इस शिकायत के बाद प्रॉक्टोरियल बोर्ड की टीम मौके पर पहुंची और जांच के बाद इसकी लिखित शिकायत लंका पुलिस से की। द्रव्य गुण विभाग के सामने की तरफ सुरक्षा के लिहाज से हर शाम बैरियर लगा दिया जाता है और पीछे की बाउंड्री के पास ही कुलपति आवास और मालवीय भवन भी है। विश्वविद्यालय परिसर में द्रव्य गुण विभाग में बने उद्यान में चंदन के पेड़ के साथ ही औषधीय पेड़ पौधे हैं। इस पूरे मामले में द्रव्य गुण विभाग के विभागाध्यक्ष प्रोफेसर टी राम ने कहा है कि घटना काफी दुर्भाग्यपूर्ण है। 3 चोर चोरी करते हुए सीसीटीवी कैमरे में देखे गए हैं। उन्होंने कहा कि इस मामले को प्रॉक्टोरियल बोर्ड से शिकायत कर दी गई है। उन्होंने कहा हम चाहते हैं कि चोरों को पकड़ा जाए और कड़ी कार्रवाई की जाए। विभाग में करीब भोर कह सकते हैं, है ना, 3 से 4 के बीच में और 3 संदिग्ध जो सीसीटीवी फुटेज में दिखे हैं तो वो ट्रेस कर लिए गए हैं और 3 जो चंदन का पेड़ है वो काटे हैं, लेकिन बीच का ही कुछ अंश ले गए हैं, बाकी सारा छोड़ के गए हैं। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। नहीं, ये चूंकि जब देखिए उसमें तो दिख गए हैं, जो विक्टिम है 3 है ना, 22-24 साल के उम्र के हैं, ऐसा दिखने से लग रहा है। तो वो आगे अब हम उसको प्रॉक्टोरियल बोर्ड को देंगे और फिर प्रॉक्टोरियल बोर्ड अपना नियमानुसार जिला प्रशासन को, और मैं यही चाहूँगा कि वो पकड़े जाएं और उनके विरुद्ध कार्रवाई हो। भविष्य में, है ना, ऐसी घटनाएं न हो। 15 अक्टूबर से शुरू होने वाले शारदीय नवरात्र को देखते हुए रोडवेज ने अपनी पूरी तैयारी कर ली है। 15 अक्टूबर से लगने वाली शारदीय नवरात्र को देखते हुए रोडवेज प्रशासन पूरी तरह से चुस्त दुरुस्त हो गई है। सिटी वाराणसी लाइव की टीम के साथ बात करते हुए चौधरी चरण सिंह, अंतर्राष्ट्रीय बस स्टेशन के वीके श्रीवास्तव ARM ने बातचीत के दौरान बात की कि नवरात्रि में मां विंध्यवासिनी धाम के दर्शन के लिए रोजाना बड़ी संख्या में श्रद्धालु वाराणसी से विंध्यवासिनी धाम जाकर मां विंध्यवासिनी का दर्शन करते हैं और अपने मनोकामना पूर्ण हेतु प्रार्थना करते हैं, जिसमें श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ती है। इसको देखते हुए रोडवेज प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली है। 14 तारीख के मध्य रात्रि के बाद से ही विंध्यवासिनी धाम के लिए बसों का जो बेड़ा है उसे पूरा चुस्त दुरुस्त कर दिया गया है। बात की जाए आम दिनों की तो वाराणसी परिक्षेत्र से 20 बसें चलती थी और मिर्जापुर से 20 बसें यानी कुल 40 बसों का विंध्यवासिनी धाम आना जाना हुआ करता था। अब इन 9 दिनों में रोडवेज प्रशासन ने इसको दोगुना करते हुए 80 बसों की सेवाएं निर्बाध रूप से चलने का निर्णय लिया है। 24 घंटे यह सेवा श्रद्धालुओं के लिए चलती रहेगी। नवरात्रि को देखते हुए बनारस से मां विंध्यवासिनी तक जाने के लिए बसों की व्यवस्था किया गया है। पर्याप्त मात्रा में बसें लगी हुई हैं और सारी बसें 24 घंटा राउंडिंग द क्लॉक चलेंगी। कितनी बसों की संख्या रहेगी? लगभग यह मान के चलिए कि वाराणसी और मिर्ज़ापुर मिला के लगभग 80 बसों की संख्या रहेगी। पहले कितनी चलती थी?
पहले जो है लगभग 40 के लगभग चलती थी, 40 बसें अतिरिक्त और लगाई गई। यात्रियों की सुविधा के लिए क्या क्या व्यवस्था की गई है? यात्रियों की सुविधा के लिए राउंडिंग द क्लॉक बसें उपलब्ध रहेंगी और साथ में एक चेकिंग स्क्वाड की ड्यूटी लगाई गई है। अगर रास्ते में कोई बस ख़राब होती है तो तुरंत चेकिंग स्क्वाड वहाँ तक उस स्थान पर पहुंचकर यात्रियों को कोई असुविधा न हो, तुरंत बस उपलब्ध कराएगी। कब से ये शुरू हो जाएगा पूरा? यह नवरात्र हमारा 15 तारीख से शुरू हो रहा है, तो 15 तारीख से ये शुरू हो जाएगा। 14 की रात्रि से शुरू हो जाएगा। इसके साथ ही साथ एक मॉनिटरिंग टीम बनाई गई है जो वाराणसी से मिर्जापुर तक चक्रमण करती रहेगी। इस दौरान किसी बस में या श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की समस्या आने पर उसे तुरंत समाधान करने का उसको निर्देश दिया गया है ताकि यात्रा 9 दिन सुचारू रूप से जारी रहे। इस वक्त हम मौजूद हैं वाराणसी के चौधरी चरण सिंह बस स्टैंड पे और आपको बता दें आगामी नवरात्रि को देखते हुए वाराणसी के रोडवेज ने काफ़ी अच्छी व्यवस्थाएं श्रद्धालुओं के लिए कर रखी हैं और 24 घंटा यहाँ से अब बस मिलेंगी। जो पहले 40 बसें चलती थी अब उनको बढ़ा के 80 बसें कर दिया गया है और ज़रूरत पड़ने पे और बसों की वृद्धि की जा सकती है। यह कहना था रोडवेज के आला अधिकारी का और इसके साथ ही साथ एक स्क्वाड जो रहेगा वो निरंतर चक्रमण करता रहेगा कि रास्ते में अगर किसी बसों में या किसी यात्री को कोई दिक्कत आती है तो उसका वो त्वरित निस्तारण वहीं पे कर सकें। कैमरा पर्सन के साथ मैं पंकज मिश्र, सिटी चैनल वाराणसी। वाराणसी टूरिस्ट पुलिस को सेल्फ बैलेंसिंग स्कूटर प्रदान किया गया जिससे पर्यटकों के निगरानी में पर्यटक पुलिस को अब काफी सहूलियत होगी। श्री काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के निर्माण के बाद शहर में पर्यटकों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। ऐसे में पुलिस की व्यवस्था को और दुरुस्त करने की दिशा में प्रयास किया जा रहा है। इसमें संस्थाएं भी सहयोग कर रही हैं। उत्कर्ष फाइनेंस बैंक ने वाराणसी टूरिस्ट पुलिस को सेल्फ बैलेंसिंग स्कूटर उपलब्ध कराया है। शुक्रवार की सुबह दर्जनों पुलिस वाले सेल्फ बैलेंसिंग स्कूटर पर सवार होकर एक साथ निकले। पुलिस कमिश्नर मूथा अशोक जैन व जिलाधिकारी एस राजलिंगम ने हरी झंडी दिखाकर उनको रवाना किया। गदौलिया से दशाश्वमेध तक हुए सेल्फ बैलेंसिंग स्कूटर के प्रदर्शन को देखने के लिए लोगों की भीड़ लगी रही। लोगों में उत्साह दिखा, उन्होंने ताली बजाकर उनका स्वागत किया। सेल्फ बैलेंसिंग स्कूटर से पुलिस का काम आसान होगा। वे तत्काल पर्यटकों तक पहुंचकर उनकी मदद करेंगे। इससे स्थानीय प्रशासन की छवि अच्छी होगी, वहीं सैलानियों की तादाद और बढ़ेगी। उत्कर्ष फाइनेंस बैंक के एमडी गोविंद सिंह की ओर से कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया गया। तो ये स्कूटर है सेल्फ बैलेंसिंग स्कूटर, जिसे हमें उत्कर्ष फाइनेंस बैंक द्वारा उपलब्ध कराए गए CSR के तहत उनकी लॉन्चिंग की गई है। इससे जो हमारे शहर के टूरिस्ट एरियाज़ हैं, जैसे मंदिर के आसपास का एरिया है, सारनाथ है, 80 घाट है इत्यादि में टूरिस्ट पुलिस को काम करने में सुविधा होगी और जो बाहर से टूरिस्ट आ रहे हैं उनको हम बेहतर सुविधा प्रदान कर पाएंगे। इसके साथ ही आज टूरिस्ट पुलिस का लोगो यहाँ लॉन्च किया गया है। ये लोगो सभी टूरिस्ट पुलिस कर्मियों द्वारा अपने बाहाँ पर एक तरफ जैसे यूपी पुलिस का लोगो होता है, दूसरी तरफ टूरिस्ट पुलिस बनारस का लोगो धारण किया जाएगा, जिससे टूरिस्ट को दूर से पता चल सके कि ये टूरिस्ट पुलिस का कर्मी है और यदि उनको कोई मदद की या जानकारी की आवश्यकता हो तो उसको आसानी से उपलब्ध कराई जा सके। धीरेन्द्र महिला पीजी कॉलेज में न्यू मीडिया ट्रेंड्स एंड चैलेंजर विषय पर संगोष्ठी आयोजित की गई। सुंदरपुर स्थित धीरेन्द्र महिला पीजी कॉलेज में जर्नलिज्म एवं मास कम्युनिकेशन विभाग की ओर से न्यू मीडिया ट्रेंड्स एंड चैलेंजर विषय पर एक दिवसीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें न्यू मीडिया के विस्तृत स्वरूप पर चर्चा की गई। बतौर मुख्य वक्ता मदन मोहन मालवीय पत्रकारिता संस्थान के डॉक्टर नागेंद्र कुमार सिंह ने कहा कि परिवर्तन प्रकृति का स्वाभाविक नियम है और यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। हर दौर की प्राथमिकताएं अलग होती हैं। आज न्यू मीडिया भी इसी परिवर्तन के रूप में सामने आई है। यह भौगोलिक सीमाओं को तोड़ते हुए सूचनाओं को जितनी त्वरित गति से फैला रही है, उससे समाज का स्वरूप बदला है तथा लोगों में अनुकरण की प्रवृत्ति बढ़ी है। आज न्यू मीडिया के कारण रूढ़िवादी संस्कृति ट्रेंड बन गई है तथा संवेदनहीनता और समाचारों का सत्यापन चुनौती बना हुआ है। इस अवसर पर विभाग की प्रवक्ता डॉक्टर ममता पांडे ने न्यू मीडिया के विकल्प को युवा पीढ़ी के लिए संभावनाओं के विस्तृत आकाश के रूप में बताते हुए कहा कि सूचना तकनीकी ने समाज के हर पक्ष को अपने दायरे में समेट लिया है, जिसके लिए सूचना, शिक्षा, रोजगार और मनोरंजन की कल्पना नहीं की जा सकती। तस्वीर का दूसरा पहलू थोड़ी विसंगतियों से भरा है, जिसमें कहीं न कहीं वर्चुअल कंटेंट की उपलब्धता ने बच्चों को किताबों से दूर कर दिया है। सिर्फ एक क्लिक पर उनके समक्ष सूचनाओं का अध्याय सागर उपलब्ध हो जा रहा है, परंतु उन्हें यह समझना आसान नहीं है क्या लेना है और कितनी विश्वसनीयता के साथ लिए जाने की आवश्यकता है।
कहीं न कहीं यह सफलता के शॉर्टकट की ओर भी बच्चों को उन्मुख कर रहा है। डॉक्टर देवव्रत तिवारी ने कहा कि न्यू मीडिया ने समाज के समक्ष चुनौतियां खड़ी कर दी हैं। आज लोगों को यह समझना मुश्किल होता जा रहा है कि क्या सही है और क्या गलत। इसके अभाव में इसका उपयोग गलत तरीके से किया जा रहा है। इस अवसर पर मास कम्युनिकेशन की छात्रा भूमिका सिंह तथा स्वाति सिंह ने न्यू मीडिया के बारे में अपने विचार व्यक्त किए। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर ममता पांडे तथा धन्यवाद ज्ञापन डॉक्टर प्रतीक्षा सिंह ने किया। इस अवसर पर आशुतोष त्रिपाठी, डॉक्टर कविता पांडे, डॉक्टर विनीता सिंह आत्रे ने अपने विचार व्यक्त किए। हमारे लगभग 55 बच्चे थे। 55 बच्चों ने भाग लिया है और बच्चों ने भी अपना प्रेजेंटेशन दिया है। न्यू मीडिया के बारे में जितनी उनकी समझ थी उन लोगों ने भी प्रेजेंट किया है। और हमारा मेन मकसद भी यही था कि न्यू मीडिया नया है, ट्रेंड नया है, इसमें बहुत सारी प्रवृत्तियां हैं और अगर हम उसको लिमिटेशंस में उसका यूज़ नहीं करते हैं तो बहुत सारी भ्रांतियाँ आने वाली पीढ़ी के लिए बन रही हैं, जिसको समझना है और उसको दायरे को समझना है और फिर उसके अनुरूप काम करना है। मीडिया के ट्रेड्स एंड चैलेंजेस पर बात हुई थी, जिसमें बच्चों को उनकी जो संभावनाएं हैं नई मीडिया को लेकर के उस पर बात हुई। उसकी क्या चुनौतियां हैं उसको लेकर के हमने बात किया। ट्रेड्स क्या चल रहे हैं उस पर हमने बातचीत किया, जिससे एक नए समाज की जो वर्चुअल जो समाज हमारे सामने खड़ा हुआ है उसमें बच्चों की अपनी सहभागिता कैसे सुनिश्चित कर सकें और एक नए भारत के निर्माण में तकनीकी रूप से हम कितना उनको आगे ले जा सकें, इस विषय की हमने इन जो अपने विद्यार्थी थे मास कम्युनिकेशन के उनके बीच हमने विचार रखा। और इससे मुझे लग रहा है कि आज के बातचीत से जो इंटरेक्ट हुए बच्चे बहुत प्रभावित थे, जिससे हमें लगता है कि जब नए भारत की जो संरचना खड़ी होगी उसमें इनकी सहभागिता निश्चित होगी। आगामी त्योहारों को देखते हुए नगर निगम ने अतिक्रमण के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया। लंका क्षेत्र में नगर निगम ने अतिक्रमणकारियों के खिलाफ अभियान चलाया, जिससे क्षेत्र में भगदड़ मच गई। आगामी त्योहारों को देखते हुए शहर में सर्वाधिक अतिक्रमण वाले क्षेत्र को लेकर नगर निगम पूरे अलर्ट मोड पे दिखाई दे रही है। इसी क्रम में वाराणसी के लंका क्षेत्र में नगर निगम ने अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया, जिसको लेकर सड़क पर लगाए गए सभी दुकानों को नगर निगम ने हिदायत देते हुए खाली करने की बात कही। तो वहीं V2 मॉल के सामने लगे दुकानों को तुरंत हटाते हुए उन्हें नोटिस दिया कि आगे से अगर वह दुकान लगाते हैं तो उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बताया जा रहा है कि V2 मॉल की तरफ से नगर निगम को शिकायत किया गया था कि लगातार मॉल के सामने कई छोटे बड़े दुकानों को अतिक्रमण किया जा रहा है, जिस पर आज नगर निगम ने कार्यवाही करते हुए सभी दुकानों को हटाया। तो वहीं कुछ दुकानों के सामान को भी जब्त कर लिया। नगर निगम के अतिक्रमण निरीक्षक अधिकारी संजय श्रीवास्तव ने कहा कि स्थानीय दुकानदारों द्वारा शिकायत मिली थी, जिसको ध्यान में रखते हुए आज बड़े स्तर पर अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया और आसपास सड़क पर लगे सभी दुकानदारों को हिदायत दी गई कि आगे से अगर वह दुकान लगाते पाए गए तो उनके ऊपर बड़ी विविध कार्यवाही करते हुए उनके सामान को भी जब्त कर लिया जाएगा। और यहाँ वक्त चला है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वाराणसी लाइव, सच के साथ। 24 घंटा में वो लड़का अगर हमरा ना मिलल तो सारा शहर के आग लगा दे। मन के भंवरा JMS प्रस्तुत शांति प्रोडक्शन स्क्रिप्ट, प्रोड्यूसर सुभाष यादव। अगर कोनो भी सूरत में जनता के वोट देवे से रोकल गई तो हम बोलब ना, सीधा ठोकब। डिजिटल पार्टनर फटाफट डिजिटल, HS पवन द्वारा निर्देशित प्रजातंत्र। आज वर्दी बोल रहा बा। रितेश पांडे, काजल राघवानी अभिनीत एक संपूर्ण पारिवारिक फिल्म जल्द ही आपके नजदीकी सिनेमाघरों में। प्रजातंत्र, प्रोड्यूसर सुभाष यादव, डिजिटल पार्टनर फटाफट डिजिटल, HS पवन द्वारा निर्देशित और रितेश पांडे, आराधना मिश्रा और कल्पना जी के सुरीले गानों से सजी एक संपूर्ण पारिवारिक फिल्म वाराणसी लाइव, सच के साथ। और ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत है। कैंट रेलवे स्टेशन पर यार्ड रीमॉडलिंग का कार्य अपनी आखिरी चरण में पहुंच चुका है। आगामी 15 तारीख से फिर से सुचारू रूप से ट्रेनों का आवागमन प्रारंभ हो जाएगा। वाराणसी का एक प्रवेश द्वार माना जाने वाला कैंट रेलवे स्टेशन पिछले 1 सितंबर से विकास कार्यों की वजह से यहाँ पर यात्रियों का आवागमन पूरी तरह से ठप हो गया था। यह कह ले कि जहाँ पहले 100% यात्री आते थे, वहाँ महज 20% ही यात्री पिछले 1 सितंबर से आवाजाही कर रहे थे।
जहां एक तरफ पूरे वाराणसी शहर को दुल्हन की तरह सजाने का कार्य जिला प्रशासन और नगर निगम कर रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक से बढ़कर एक सौगात हर बार वाराणसी को देते चले आ रहे हैं और काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनने के बाद श्रद्धालुओं में काफी वृद्धि देखी जा रही है और इसके साथ ही साथ पर्यटन में भी काफी वृद्धि हो रही है। उसी क्रम में वाराणसी का कैंट रेलवे स्टेशन, जिसका रीमॉडलिंग का कार्य बहुत दिनों से अधूरा पड़ा हुआ था, उसको रेल प्रशासन पूरा करने में लगी हुई थी। उसका परिणाम अब यात्रियों के लिए काफ़ी सुखद होगा, क्योंकि वाराणसी के कैंट रेलवे स्टेशन का जहां प्लेटफॉर्म की लंबाई बढ़ाई गई है, उसके साथ ही साथ अब वाराणसी में 9 के बजाय 11 प्लेटफॉर्म हो जाएंगे और प्रत्येक प्लेटफॉर्म पर हर तरह की सुविधा जैसे एक्सीलेटर, सीढ़ी लिफ्ट सहित अन्य सुविधाएं मौजूद रहेंगी, जिससे अब यहां पर काफ़ी दूर दराज से यात्री और ट्रेन दोनों का आवागमन सुचारू रूप से चल पाएगा। हमारी सिटी वाराणसी लाइव की टीम स्टेशन डायरेक्टर गौरव दीक्षित से बातचीत की तो उन्होंने बताया कि यार्ड रीमॉडलिंग का कार्य चल रहा था, जो अब अपने आखिरी चरण में है और आगामी 15 तारीख से फिर से सुचारू रूप से सभी ट्रेनों का आवागमन फिर से प्रारंभ हो जाएगा और प्लेटफॉर्म नंबर 4 को छोड़कर सभी प्लेटफॉर्म पर फिर से शुरू हो जाएगी और संभावना यह भी है कि 16 तारीख से प्लेटफॉर्म नंबर 10 और 11 को भी यात्रियों के लिए प्रारंभ कर दिया जाएगा। इसके लिए रेलवे पूरी तरह से तैयार है। पिछले कुछ दिनों से कैंट रेलवे स्टेशन पर प्रमुख गाड़ियों को या तो दूसरे स्टेशनों पर डाइवर्ट कर दिया गया था या तो कैंसिल कर दिया गया था, लेकिन अब कैंट रेलवे स्टेशन, जो पिछले कुछ दिनों से यात्रियों के बगैर सूना पड़ा हुआ था, अब वहां पर फिर से एक बार यात्रियों का आवागमन शुरू हो जाएगा और पहले की भांति स्टेशन परिसर यात्रियों से गुलजार हो जाएगा। 15 तारीख तक ये यार्ड रिमॉडलिंग का काम कंप्लीट होने की पूरी उम्मीद है। इसके बाद जो ट्रेनें हमने डाइवर्ट की थी या कैंसिल की थी ड्यू टू यार्ड रिमॉडलिंग, वो सारी 16 तारीख से पुनः यथावत जैसे पहले चला करती थी उसी तरह से चलेंगी। कितने प्लेटफॉर्म सही जो प्लेटफॉर्म नंबर 4 को छोड़ के बाकी जितने हमारे प्लेटफॉर्म है सभी फंक्शन हो जाएंगे 16 तारीख से। कितनी ट्रेनें चलेंगी? डेली लगभग हमारा जो स्टेशन का है लगभग 112 पे ट्रेनें चलती है यहाँ पे, सारी चलेंगी। उसके बाद तो प्लेटफॉर्म नंबर 10 अभी आगे बात की जाए तो उसका क्या स्थिति है? प्लेटफॉर्म 10-11 भी रेडी है, वो भी 16 तारीख से पूरी उम्मीद है कि दोनों प्लेटफॉर्म शुरू हो जाएंगे और उसके साथ साथ जो थर्ड एंट्री है हमारे स्टेशन की, वो भी शुरू हो जाएगी। रामनगर में गृह कर लगाए जाने पर आपत्ति के अंतिम दिन जोनल कार्यालय पर काफी भीड़ इकट्ठा हुई। रामनगर में पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार नगर में गृह कर लगाए जाने पर आपत्ति के अंतिम दिन नगर निगम जोनल कार्यालय पहुंचकर विभिन्न दलों के कार्यकर्ताओं, अधिवक्ताओं एवं नागरिकों ने अपर नगर आयुक्त अनूप कुमार वाजपेयी के समक्ष आपत्ति दर्ज कराई। इस अवसर पर नगर निगम जोनल कार्यालय पर काफी गहमा गहमी का माहौल रहा। इस अवसर पर वाराणसी के अपर नगर आयुक्त अनूप वाजपेयी, जोनल अधिकारी शिखा रानी मौर्य के समक्ष उमेश पाठक, शमशाद खान, संजय यादव, एडवोकेट कालिका सिंह, लक्ष्मेश्वर शर्मा, विपिन सिंह, पार्षद लल्लन सोनकर, मनोज यादव, विपिन सिंह, प्रशांत सिंह, प्रभुनाथ गुप्ता, अनिल सिंह, रुद्र प्रताप सिंह सहित सैकड़ों लोगों ने आपत्ति दर्ज कराई। संस्कृत संरक्षण मंच ने संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती का अभिनंदन किया। संस्कृत संरक्षण मंच ने गुरुवार को संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती का अभिनंदन किया। कार्यक्रम की शुरुआत मंगलाचरण एवं दीप प्रज्वलन करके तथा मां सरस्वती के तैलीय चित्र पर माल्यार्पण करके प्रारंभ किया गया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि धर्म के अनुरूप आचरण करने की जरूरत है। भौतिकता के इस युग में तमाम लोग धर्म के अनुरूप आचरण नहीं कर रहे हैं, यह उचित नहीं है। उन्होंने कहा कि कुछ लोग स्वयं धर्म का पालन नहीं कर रहे हैं और समाज में भ्रम फैला रहे हैं। ऐसे लोगों के कारण ही धर्म की क्षति हो रही है। उन्होंने कहा कि जब विशिष्ट लोग धर्म का पालन करेंगे तभी उनके अनुयायी भी धर्म का पालन करेंगे। उन्होंने कहा कि संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना वेदों की रक्षा के लिए की गई है। यह विश्वविद्यालय आज भी प्राच्य विद्या का संरक्षण रहा है। कहा कि संसार में सब नश्वर है, सिर्फ वेद ही अनश्वर है। इस मौके पर मंच पे अध्यापक शिक्षा केंद्र के निदेशक प्रोफेसर प्रेम नारायण सिंह को भी सम्मानित किया। अध्यक्षता श्री काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास के अध्यक्ष प्रोफेसर नागेंद्र पांडे, संचालन मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर साकेश शुक्ला व धन्यवाद ज्ञापन छात्र संघ के पूर्व महामंत्री प्रदीप कुमार पांडे साजू ने किया। देश के जो हिंदू हैं इस समय उनकी बड़ी समस्या हो गई है कि निर्णय नहीं हो पाता है कि अमुक पर्व आज है कि कल है। तो ऐसी स्थिति में जो काशी के विद्वान हैं उन्हीं को इस बारे में मार्गदर्शन करना है और इसीलिए हमने भी अनुरोध किया है कि इस बारे में बैठक की जाए और एक निष्कर्ष निकाल करके जनता का मार्गदर्शन किया जाए। काशी से जो बात निकल करके जाती है उसको पूरा देश स्वीकार करता है। इसको लेकर और भी कार्यक्रम? हाँ, इसके बाद जैसे कि यहाँ के जो अध्यक्षता कर रहे थे नरेंद्र नाथ पांडे जी, उन्होंने
नवंबर में इस तरह की एक बैठक बुलाने की बात कही है और इसके बाद भी आवश्यकता होगी और भी बैठकें की जाएंगी, लेकिन जनता का इस संदर्भ में मार्गदर्शन अवश्य किया जाएगा। शंकराचार्य घाट पर स्थित श्री विद्या मठ में मुक्ति कथा के अंतिम दिन स्वामी श्री अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती महाराज ने अपने उद्गार व्यक्त किए। सभी प्राणियों का आरंभ जन्म से होता है, पर अंत कैसे होता है इसमें सबके विचार अलग अलग होते हैं। जो स्वयं को केवल शरीर मानता है उसका अंत तो मृत्यु से होता है, पर जो स्वयं को शरीर नहीं मानता उसका अंत मृत्यु से नहीं होता। श्रीमद् भागवत कहती है जो स्वयं भागवत हो जाता है उसका पर्यवसान मुक्ति से होता है। भागवत का अर्थ है भगवान का। उक्त उद्गार परमाराध्य परम धर्माशीष उत्तराभ्यान्याम ज्योतिषा पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी श्री अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती 1008 ने आज काशी के केदार क्षेत्र के शंकराचार्य घाट पर स्थित श्री विद्या मठ में मुक्ति कथा के अंतिम दिन की कथा कहते हुए कही। उन्होंने कहा कि मोक्ष विचार सभी दर्शनों में अलग अलग प्रकार के बताए गए हैं। सभी दर्शन में तत्वों की विविध संख्याएं बताई गई हैं, परंतु ये संख्याएं ऐसी ही एक हैं जैसे अनेक लोगों के 100 रुपए मूल्य का नोट लिए हो, पर सबके पास अलग अलग मूल्य के नोट हो। शंकराचार्य जी ने दर्शन शब्द की व्याख्या करते हुए कहा कि दर्शन का अर्थ है जिससे देखा जाए। सामान्य रूप से आंखों से देखा जाता है, इसलिए आंखों को दर्शन कहा जाता है, पर सब चीजें आंख से नहीं दिखाई देती। बहुत पास और बहुत दूर की चीजें हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते, इसलिए दर्शन का अर्थ ज्ञान चक्षु ज्ञान दृष्टि समझना चाहिए, जो भगवान की कृपा से प्राप्त हो सकती है। आज श्रीमद् भागवत मुक्ति कथा के बाद मैत्री भवन के फादर यान जी एवं इस्लाम के अतहर जमाल लारी ने अपने रिलीजन और मजहब के अनुसार कोरोना काल में काल कवलित हुए असंख्य जीवात्माओं की सद्बुद्धि के लिए प्रार्थना की। कार्यक्रम का समापन श्रीमद् भागवत महापुराण की आरती एवं प्रसाद वितरण से संपन्न हुआ। कथा के अंतिम दिन आयोजक गौरव तिवारी जी एवं विभा शर्मा उपस्थित रही। डर्बीशायर क्लब ने महान गायक किशोर दा की 36वीं पुण्यतिथि मनाई। बीते वर्ष की भांति इस वर्ष भी डर्बीशायर क्लब के अध्यक्ष शकील अहमद जादूगर के नेतृत्व में 13 अक्टूबर को पूर्वाह्न में पितरकुंडा तिराहे पर सदी के महान गायक किशोर कुमार की 36वीं पुण्यतिथि मनाई गई। इस अवसर पर श्री शकील ने बताया कि किशोर दा का जन्म 4 अगस्त 1929 को खंडवा मध्य प्रदेश में हुआ था। किशोर दा को बचपन से ही गाने बजाने का शौक था। किशोर दा ने फिल्म जिद्दी में बनने की दुआएं क्यों मांगूं, जीने की तमन्ना, कौन करे गीत को पहली बार गाया, जो उस समय काफी लोकप्रिय हुआ। श्री शकील ने कहा कि इसी तरह धीरे धीरे किशोर दा के गाए सभी गाने सुपरहिट होने लगे, जिसमें मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है, एक चतुर नार बड़ी होशियार, पल पल दिल के पास तुम रहती हो, जिंदगी का है सफर, है ये कैसा सफर, जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मकाम वो फिर नहीं आते, मंजिल अपनी जगह है, रास्ते अपनी जगह इत्यादि गाने गाकर वह अपने यादगार अभिनय के दम पर ढेरों पुरस्कार अपने नाम किए। अंत में श्री शकील ने कहा कि 13 अक्टूबर 1987 को हमारे चहेते गायक ने इस फानी दुनिया को अलविदा कर दिया। तदुपरांत क्लब के सदस्यों ने किशोर दा के चित्र पर माला फूल अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। कार्यक्रम में मुख्य रूप से हैदर मौलाई, हाजी असलम, मुजहा पप्पू, जावेद हुसैन, चिंतिया बनारसी, सादिब अली आदि शामिल थे। इस महान गायकार को आज उनके हम 36वीं पुण्यतिथि पे सत नमन करते हैं और केंद्र सरकार से हम मांग करते हैं कि किशोर दा के नाम से खंडवा मध्य प्रदेश से एक ट्रेन चलाई जाए, जो उनका जो अपना उनका गिरिनगर है जहां उनकी पैदाइश है। हम भारत सरकार से आपके माध्यम से मांगना चाहते हैं कि उनके नाम से अगले वर्ष एक ट्रेन चलाई जाए किशोर दा के नाम से, यही उनके लिए एक सच्ची श्रद्धांजलि होगी। इजराइल फिलिस्तीन युद्ध में मारे गए लोगों को गंगा आरती के माध्यम से श्रद्धांजलि अर्पित की गई। मोक्ष की नगरी काशी के 80 घाट पर होने वाले मां गंगा की आरती से पहले इजराइल फिलिस्तीन युद्ध में मृतकों को श्रद्धांजलि दिया गया। गंगा आरती करने वाली जय मां गंगा सेवा समिति के अर्चकों ने मृतकों की आत्मा की शांति के लिए मां गंगा से प्रार्थना कर इजराइल में जल्द शांति होने की कामना की। आरती करने वाले अर्चक विकास कुमार ने कहा कि इजराइल और भारत शांति प्रिय देश है और कभी भी किसी भी देश पर वह पहले हमला नहीं करते हैं। जब इन देशों पर कोई हमला करता है तो उसका वह मुंह तोड़ जवाब भी देते हैं। वहीं गंगा आरती में शामिल श्रद्धालुओं ने इजराइल की जीत के लिए मां गंगा से प्रार्थना। 80 घाट पे जय मां गंगा सेवा समिति के तत्वाधान में भारत के खास मित्र इजराइल में शांति बहाल के लिए, वहां के नागरिकों के सुख शांति के लिए और इजराइल की विजय की कामना से यहाँ पर मां गंगा बाबा विश्वनाथ से प्रार्थना की गई है और ये विशेष आरती की जा रही है।
और इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का यह प्रसारण यहीं समाप्त होता है। ममता चौरसिया को दी इजाजत। नमस्कार। लाइव, सच के साथ।